Good evening, sir. Good evening, sir. evening. Good evening. Good evening, sir. 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 Namaste, sir. Namaste. Namaste. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। मैं आप लोगों के प्रोफाइल पे देख रहा हूँ, इस पे जो आपने डाले हैं एक ही बार ये बिल्ली ने बहुत बड़ा चश्मा लगा रखा है। हाँ भाई बच्चों, मेरे ख्याल से आ गए होंगे सब, बाकी बच्चे भी आ जाएंगे। आज ये प्रखर बैच है, प्रखर 2 आई बिलीव, जिसका ये इंटरेक्शन है। तो देखो बच्चों, ये इंटरेक्शन दिस विल बी फॉर 45 मिनट्स, 45 मिनट के लिए आप अपने कोई भी पॉइंट्स हैं, कोई जनरल क्वेश्चंस हैं, ये जनरल इंटरेक्शन है, सब्जेक्ट बेस्ड नहीं है। सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पर आप पूछ सकते हैं वहां पर अपने डाउट्स। यहाँ पर एक जनरल इंटरेक्शन होगा, इसमें आपके प्रिपरेशन से अपने माइक ऑफ करो सभी, और जिसको सभी माइक ऑफ करो, और जिसको भी बोलना हो तो वो अपना माइक ऑन करके बात करे बस, ठीक है ना। तो ये पर्पस ये है कि आपके जनरल डाउट, टेस्ट से संबंधित कोई डाउट, प्रिपरेशन से संबंधित कोई डाउट, इस तरीके से हमें नोट बनाने चाहिए, या बैकलॉग या और कोई प्रॉब्लम जैसी आप करते हो तो आप फ्रीली आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज का ये इंटरेक्शन में मैं कम बोलूंगा, बस आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछने से पहले आप अपने एक बार नाम बता दें और क्वेश्चन बोल दें। चलिए शुरू करेंगे, बोलते जाएं बच्चे लोग। सर नमस्ते सर, मेरा नाम दक्ष है सर। हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा था, जैसे आप कहते हैं केमिस्ट्री पढ़ो, तो सर केमिस्ट्री में जैसे आपने चैप्टर पढ़ा दिए उसके बाद पढ़ें, और उसमें मैं एडअप करना चाहूंगा कि उसमें एक्सरसाइज भी करें एनसीईआरटी की, या केवल पढ़ें? हाँ, ये मेरे ख्याल से मैं आजकल पिछले 10-12 दिन से, 8-10 दिन से किसी ना किसी बैच में रोज इंटरेक्शन ले रहा हूँ। ये कॉमन क्वेश्चन है, वहां भी पूछा गया है, और मेरा इसमें जवाब ये रहेगा कि आपको नंबर 1 एनसीईआरटी तो जब पढ़नी चाहिए जब आपका चैप्टर वो कंप्लीट हो जाओ। मेरे से मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आपका लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो चुका है, तो आपको लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरी भी खत्म हो गई कंपटीशन में, और डीपीपी शीट भी हो गई। तब आपको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, और चूंकि आप पढ़ोगे, आपने अभी ताजा पढ़ा है चैप्टर, तो आप पाओगे कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू नो एंड यू अंडरस्टैंड। फिर भी कोई पॉइंट ऐसा मिल सकता है जो आपसे स्किप हो गया हो, तो उसको आप अपने नोट्स में एक बार लिख लो। और न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्वेश्चंस ना भी सॉल्व करो तो चलेगा, आप वैसे तो सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि ड्रॉपर की प्लानिंग अलग होती है, 12th वालों की प्लानिंग अलग होती है। तो अभी सभी स्टूडेंट जो प्रखर में हैं वो 12th क्लास है, तो ऑब्वियसली बोर्ड लिखेंगे अगले साल। तो बोर्ड के लिए आपका, अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आपकी बोर्ड की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है और तैयारी भी हो रही है। तो दैट वे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर आप साथ के साथ तैयार कर रहे हो एनसीईआरटी पढ़ते हुए, उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक्सरसाइज के, फिर आपको लास्ट में ये सोचना नहीं पड़ेगा, या इवन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मुझे पीसीएम भी पढ़ना है। पीसीएम इज वेल कवर्ड। तब आपका बस एक बात ध्यान ये होगा कि बोर्ड से पहले मुझे इंग्लिश पढ़नी है, या फिर फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर, जो भी आप 5वां सब्जेक्ट लेते हो वो पढ़ना है। तो फिर आपको एक्सरसाइज 12th वालों को करनी चाहिए। ड्रॉपर वालों को हम ये बोलते हैं, मैं ड्रॉपर वालों के लिए क्या बोलता हूँ कि फिजिकल में जरूरत नहीं है करने की, बट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में करनी चाहिए। ओके सर, एक डाउट और है मेरा। सर जैसे कि मेरा शेड्यूल ना थोड़ा बिगड़ा रहता है, मैं जब ब्रेक लेता हूँ 1 घंटे पढ़ने के बाद, 1 घंटे से ज्यादा पढ़ नहीं आता मुझसे, और मैं ब्रेक लेता हूँ तो मैं सोचता हूँ कितना लंबा ब्रेक लूँ, कि मैं कभी 2 घंटे का ले लेता हूँ, कभी 3 घंटे का ले लेता हूँ, लेकिन फिर मुझे गिल्ट होता है कि मैंने इतना बड़ा ब्रेक क्यों ले लिया। तो सर आप ये बताइए कि एक दिन में कितना बड़ा ब्रेक होना चाहिए और किस टाइम पे होना चाहिए, और मतलब कितना सिटिंग आवर्स कैसे बढ़ाऊं अपने? अबे सुन, मैं डर गया, मुझे लगा कि 1 घंटे पढ़ने के बाद में 1 दिन का ब्रेक ले लेता हूँ, मुझे लगा ऐसे बोलने वाला है। अरे नहीं सर, नहीं सर। 1 घंटे के, देखो 1 घंटे पढ़ने पे थकान हो रही है, इसका मतलब पढ़ाई में थोड़ा मन कम लग रहा है मेरे भाई। और आईआईटी
दूर है, अभी दिल्ली दूर है मेरे भाई अभी। इसका मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाओ अपना। और चूंकि आप जेई के लिए पढ़ रहे हो, जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो सीरियस स्टूडेंट्स ही पढ़ाई करते हैं अच्छे से। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको 2 लेक्चर साथ में देखने चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि 4.5 घंटे की क्लासेस अगर आपकी आ रही हैं तो मेरे ख्याल से आपके 5 की फ्रीक्वेंसी पे क्लासेस आ रही होंगी, आई बिलीव। इज इट? यस सर 4 की आ रही है। 4 की आ रही है, वो 5 हो जाएंगी बाद में, क्योंकि थोड़ा स्टार्टेड है आपके ये बैच। बट 4 या 5 की फ्रीक्वेंसी में जिस दिन आपकी क्लासेस हैं, 4.5 घंटे की क्लासेस को पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए आपको लगभग 5.5-6 घंटे चाहिए होते हैं। उसके अलावा 6-7 घंटे आपको पढ़ना होगा। और बाकी के दिन जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन भी आपको लगभग 10 घंटे प्लस पढ़ना चाहिए। और कंटिन्यूअस स्क्रीन टाइम की बात तो ऐसी है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स मुझे ये बताते हैं कि सर हम 2 क्लास तो एक साथ देखते हैं, मतलब पहली क्लास देख ली हमने, हमें लगभग 1.5-पौने 2 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद हम 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, पानी वानी पी लिया, कुछ चाय पी ली, कॉफी पी ली, जो भी मन करा, और फिर उसके बाद फिर दूसरी क्लास ले ली। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम तीसरी क्लास की हिम्मत नहीं बचती हम में, तो या तो हम 2 या 3 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक का मतलब हम कुछ पढ़ लेंगे या कुछ और कर लेंगे या जैसे भी है, या फिर एक तीसरी क्लास इवनिंग में पढ़ लेते हैं हम। तो कई बार बच्चे इस तरीके से भी करते हैं। तो इट्स अप टू यू। 3 क्लासेस लगातार देखना एक वाकई मुश्किल काम है। तो 2 क्लासेस एक साथ देखने के बाद यू कैन हैव द ब्रेक। शीट का ब्रेक ले लो कि शीट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगले 2 घंटे आप शीट के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उससे स्क्रीन टाइम आपका नहीं बढ़ेगा, आप मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करोगे। उसके बाद में फिर आप तीसरी क्लास ले सकते हो या फिर इवनिंग में भी ले सकते हो। बट 1 घंटा पढ़ना फिर ब्रेक लेना, नो, दिस इज नॉट जस्टिफाइड, नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। ओके सर, इम्प्रूव करूंगा मैं इस पर। गुड इवनिंग सर। सर। हाँ बोलो। हेलो सर। सर स्वप्निल आचार्य मैं बोल रहा हूँ जम्मू से। हाँ बोलो। सर मुझे मेरा जो मेन है कि हमारे जैसे 4 डेज अभी क्लासेस हो रही है और 3 डेज सर छुट्टी रह रही है। तो सर जो 11th का बैकलॉग है उसमें लेक्चर्स भी देखना होता है। तो उन 3 दिन में अभी तो मैं वैसे चल रहा हूँ कि 3 दिन लेक्चर्स देख रहा हूँ 11th के, और बाकी जो 4 डेज है वो मैं फ्रीक्वेंसी के साथ ही मैच करके चल रहा हूँ। तो सर मतलब 7 दिन में ना, जब मैं 3 दिन फिर उसमें भी मतलब मेरे 11th क्लास के लेक्चर्स ऐड हो जाते हैं, तो मैं तो कर तो लेता हूँ लेकिन सर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा। कुछ चीज ऐसे होते, क्वेश्चन आंसर्स भी कर रहा हूँ लेकिन कई कई जगह ऐसा लग रहा है छूट रहा है। और मैंने जो कैलकुलेट किया है सर, मतलब मेरा सिलेबस खत्म होगा दिसंबर में जाकर। जो 11th और मतलब 12th का तो नवंबर में हो जाएगा। तो सिलेबस जो, क्योंकि 3 दिन करके देख रहा हूँ, तो वो कैलकुलेट करके देगा कैलेंडर से कि वो दिसंबर में जाकर खत्म होगा। तो सर क्या दिसंबर में जाकर खत्म होना ठीक है, या फिर उसके पहले अगर मैं करूँ, खत्म करने की कोशिश करूँ, तो वो ज्यादा बेटर है? क्योंकि वरना फिर थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि लेट हो जाऊंगा। तुम्हारे क्वेश्चन से और तुम्हारी वॉइस से ऐसा तो फील हो रहा है कि 11th में बेटा बहुत मस्ती काटी है, हैं? सर मैंने मस्ती नहीं काटी। अगस्त में मैंने जब ज्वाइन किया था ना, मेरा एंड ऑफ द अगस्त में ज्वाइन करने के बाद हमारे सितंबर में फुल फैमिली को कोरोना वायरस हो गया। तो अच्छा, अराउंड 2 to 3 मंथ्स के बाद हम लोग तो मतलब ठीक नेगेटिव आया, लेकिन सर वो बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं थी कि हम लोग चलो, उठे। हाँ, आई टेल यू। देखो, चलो पुरानी बातें छोड़ते हैं। अ, अभी जैसे 4 की क्लासेस की फ्रीक्वेंसी है, ये एक टाइम के बाद में 5 भी होएगी, तो आपको वो वाला फैक्टर भी ध्यान में रखना होगा। और अभी 12th पढ़ रहे हैं तो 12th भी आपको साथ के साथ पढ़ना है और उसका होमवर्क भी करना है। और चूंकि 11th थोड़ा बिगड़ा हुआ है आपका, तो फिर मैं यही कहूंगा 11th के डीपीपी और शीट का और उनके वीडियो सॉल्यूशंस का, टेक्स्ट सॉल्यूशन का एक्सेस हमने सभी बच्चों को प्रोवाइड कर दिया है। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी तो हमें लगा ये हमें देना चाहिए, बच्चों की रैंक इंक्रीज करेगी, तो वो हमने सब बच्चों को दे दिया, सभी बैचेस में, प्रखर के सभी बैचेस में। तो अब 4 या 5 की फ्रीक्वेंसी में आप 12th पढ़ रहे हो तो उस दिन तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा 12th से। बाकी के 2 दिन या 3 दिन जो मिलते हैं उसमें 11th लो। और 11th में भी थोड़ा हल्का हाथ रखो। हल्का हाथ किस तरीके से? आप लेक्चर नोट्स ले रहे हैं तो 11th को उतनी इंटेंसिटी से मत पढ़ो जितनी इंटेंसिटी से आप 12th पढ़ रहे हो। और वैसे भी 11th में जैसे आयनिक है, आयनिक और थर्मो सबसे ज्यादा चाहिए होता है 12th में। तो आयनिक का बेसिक पढ़ लो कि कैसे सिंपल केसेस में पीएच कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम बफर सॉल्यूशंस की पीएच कैलकुलेट करते हैं, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सॉल्यूशन कैसे, कब एसिड होगा कब बेसिक होगा, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सेशन। ऐसी थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी वाले फॉर्मूले जो केमिकल इक्विलिब्रियम में इस्तेमाल होते हैं, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, वो इस्तेमाल करो, वो पढ़ लो। इसका 12th में भी यूज आएगा ताकि आप कहीं अटको नहीं।
बाकी 11th के लिए उतना हार्ड एंड फास्ट मत रखो जितना कि 12th के लिए, और फिर बाद में आपको टाइम मिल जाएगा। दिसंबर तक भी आपका शेड्यूल जा रहा है तो जाने दो। अगले साल भी मुझे ऐसी फीलिंग है कि 4 अटेम्प्ट ये लेने ही पड़ेंगे इनको। अभी तो इस साल के अटेम्प्ट का पता है, तो मेरे ख्याल से अगर आप ये फॉलो करते हो कि के अलावा 6-7 घंटे आप पढ़ते हो क्लासेस वाले दिन, और बाकी के दिन आप अगर 10 घंटे प्लस पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से 11th और 12th की आपका अच्छे से कवर अप हो जाएगा बाय द मंथ ऑफ दिसंबर और नवंबर एंड। So you can continue, you are doing well. Okay, sir. Thank you, sir. सर माय नेम साहिल। सर मेरा डाउट भी सेम ही है, पर सर मैंने एक बात पूछनी थी कि मेरा 11th का इतना पोर्शन नहीं पढ़ा, बल्कि मतलब शायद 4-5 चैप्टर हैं समथिंग। तो सर मुझे उन 4-5 चैप्टर्स की एक्स्ट्रा एज शीट भी लगानी चाहिए कि नहीं? नहीं लगानी चाहिए। देखो, सबसे पहले होता है कि चैप्टर की थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होना और उसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर पाना, ताकि जेई मेन हमारा कंट्रोल में आए, कवर में आए। तो 11th का अभी 12th तो पढ़ रहा हो, 12th तो आप पेल के पढ़ो बढ़िया से। थ्योरी जो पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक करा रहे हैं, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। 11th वाले में आप बस थ्योरी कंसेप्ट क्लियर हो आपके, और कुछ सिंपल क्वेश्चन जो भी हैं वो सॉल्व कर पाए, कारण 12th हमारा अटके नहीं, तो वो आपको करना चाहिए। और अगर टाइम परमिट करता है तो फिर आपको 12th क्लास का एक्स्ट्रा एज करना चाहिए रादर देन 11th क्लास एक्स्ट्रा एज। तो सर एसेंशियल शीट बहुत है फिर 11th के लिए? हाँ, essential sheet itself is sufficient for the JEE Main as well as advanced for a pretty good rank. But if at all you want to be a topper, nothing is more. Everything is less. Do this, do that, do everything A to Z. Everything you have to do. If at all you want to come within the rank of some 200, 300 rank, but अगर 1000-2000 rank के आसपास देखनी हो आपको, 500, 800, 900 rank तक, तो भी exercise 1, 2, 3 are sufficient and extra edge is not needed. सर तो ये बात आप सारे सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हो या फिर सिर्फ एप्लीकेबल फॉर केमिस्ट्री ओनली? केमिस्ट्री का ये तो सभी सब्जेक्ट के लिए है। अपनी तीनों एक्सरसाइज 1, 2, 3 दे आर सफिशिएंट फॉर द जेईई मेन एंड फॉर द डिसेंट रैंक। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। गुड इवनिंग सर। सर मेरा इनमें सर स्कूल एग्जाम्स होने लगे थे, जिसकी वजह से सर मेरा एसएनपी ब्लॉक और इनऑर्गेनिक का सर कुछ छूट गया था। तो सर पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक तो यू जाएगा या फिर अभी हम उसको साथ में कर लेंगे दोनों? नहीं, अभी तो आप अपना 12th का पूरा फोकस रखें और पूरी पढ़ाई करें, और 11th में जो ये पी ब्लॉक का पोर्शन है और एस ब्लॉक में जो है पोर्शन वो, और पी ब्लॉक में बोरॉन एंड कार्बन फैमिली है। आप जब 12th क्लास में आपका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली फिनिश हो जाए, उससे पहले आपका लॉजिकल बैकग्राउंड और जो लॉजिकल रीजनिंग है, समझने का रिएक्शंस का मैकेनिज्म है, वो काफी कुछ आप जान चुके होंगे, जीआईटी पढ़ चुके होंगे। तो ये 11th क्लास का जो ब्लॉक केमिस्ट्री है, ये आपको 12th क्लास के पी ब्लॉक के बाद पढ़ना चाहिए। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो सर, मैं अंशुल बोल रहा हूँ। हाँ, सर जैसे अभी 12th बोर्ड के एग्जाम्स भी होंगे और हमें जेईई का प्रिपेयर भी करना है, तो उसको साइमल्टेनियसली कैसे कर पाएंगे? लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इज कमिंग। मैंने कहा एक बार अपनी माइक ऑफ करें और जब बोलना हो तभी बोलेंगे प्लीज। हाँ बोलो। सर जैसे अभी 12th बोर्ड के एग्जाम्स भी होंगे और जेईई का प्रिपरेशन भी करना है, तो फिर हम दोनों का साइमल्टेनियसली कैसे कर पाएंगे? साइमल्टेनियसली चल ही रहा है तुम्हारा प्रिपरेशन। जब हम कहते हैं कि आप जो है पीसीएम तो आप पढ़ रहे हो, पूरी शीट सॉल्व कर रहे हो, एक्सरसाइज 1, 2, 3 सॉल्व कर रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो आप, और साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि खासकर केमिस्ट्री में आप चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी अभी सॉल्व करनी है। मैंने बताया भी था आपको। दैट वे पीसीएम तो आपका फिनिश कर ही रहे हो, और जो कि जेईई की तैयारी कर रहे हो, आईआईटीएन बनना चाहते हो, तो इतना तो आपका एक्यूमेंट होना ही चाहिए, इतना तो आपका आईक्यू होना ही चाहिए कि लास्ट के 1-1.5 महीने में, 2 महीने में जरूरत पड़ने पर इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन आप पढ़ पाओ। तो इतना बच्चे कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लास्ट में पढ़ते हैं दोनों सब्जेक्ट। तो आई थिंक दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम। बोर्ड के लिए इतना टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पीसीएम पढ़ो, 2 सब्जेक्ट लास्ट में हो जाते हैं। गुड इवनिंग सर। 11th के जो चैप्टर्स हैं और उसमें सीट हो चुका है, तो सर अगर उसको रिवाइज करना है 12th में, तो फिर से सीट
तो बस नोट्स पढ़ना। मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बोलो। सर जो 11th के चैप्टर्स हैं और वो उसमें सीट पढ़ चुके हैं हम 11th में, तो सर उस चैप्टर को अगर 12th में रिवाइज करना है तो सीट फिर से करें या फिर नोट्स चाहिए होगा? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे 12th का जो सिलेबस होता है, 12th के टेस्टों का सिलेबस, हमने जो 12th के टेस्ट का सिलेबस दिया है उसमें 1-2 चैप्टर 11th के भी जरूर रहते हैं या नहीं रहते हैं? ध्यान दिया तुमने? यस सर। हाँ सर, रहते हैं ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट। दिस इज द रीजन फॉर रिवाइजिंग द 11th क्लास। तो वो जो टेस्ट है आपका संडे वाला टेस्ट हर 21 दिन पर, उसमें जो सिलेबस आ रहा है 11th क्लास का, उसको रिवाइज करो। इस तरीके से पूरा का पूरा 11th 1 या 2 या 3 बार रिवाइज हो जाएगा ईयर के एंड तक। गुड इवनिंग सर। हाँ, 1 मिनट। ये प्रशांत मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, मेरे सामने है प्रशांत, यू कैन आस्क योर डाउट। यस, मुझे जैसे कि टेस्ट में क्वेश्चंस दिए जाते हैं 11th से रिलेटेड, तो मैं 11th में फिजिकल और इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ पाया हूँ, तो मुझे वो क्वेश्चंस टेस्ट में सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हाँ देखो, 11th अगर आपने फिजिकल इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ पाया, ये तो कोई बात नहीं हुई, कुछ तो पढ़ाई होगा ना, कुछ बेसिक्स तो पढ़ाई होगा। तो जिस सर मेरे यहाँ क्लासेस जो लॉकडाउन लगे हुए थे, तो क्लासेस खुले लेकिन बहुत देर से खुले, तो खुलते खुलते हम लोगों ने इनऑर्गेनिक पढ़ना शुरू कर दिया और उसके बाद फिजिकल और इनऑर्गेनिक छूट गया और फिर से लॉकडाउन लग गया, तो ये मैं कवर नहीं कर पाया। तो बेटा आपको और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको स्ट्रिक्टली 12-13 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा, ये टाइम निकालना पड़ेगा आपको। और आपको 11th क्लास के कुछ बेसिक चैप्टर, जैसे मैं बताऊं क्या, गैसियस स्टेट में आइडियल गैस, जिसमें डाल्टन्स लॉ और केटीपी, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार, कि इसका 12th क्लास में आता है। साथ ही साथ आपको जैसे मोल कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इसका यूज, ये तो खैर आता होगा, इतना तो समझते हैं बच्चे। साथ ही साथ बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा जी के कॉन्सेप्ट पर भी कॉन्सेप्ट आते हैं 12th क्लास में, वो पढ़ना होगा। तो ये चीजें एक बार पढ़ लो, थ्योरेटिकल पढ़ लो, क्वेश्चन ज्यादा मत सॉल्व करो, ताकि इससे संबंधित जो चीजें 12th में है वो आपकी हैम्पर ना हो। बट जब 12th की तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं 11th भी थोड़ा बहुत उसमें कवर अप होता रहता है। So that's why you can do it. Yes sir, thank you sir. हाँ सर 11-12 के जो बेसिक्स होते हैं सर, वो इसरो के एग्जाम में आते हैं कुछ? दोबारा बोलना। 11-12 के जो बेसिक्स होते हैं अब सर, तो वो इसरो के एग्जाम में उसका वो होता है बेटे? इसरो का एग्जाम मतलब IISc यूपी? हाँ सर, मन है सर देने का। हाँ तो वो दे दो, उसका सिलेबस वही होता है जो जेई मेन का होता है। तो आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब बाकी सब एग्जाम्स भी कवर अप हो रहे हैं, इंक्लूडिंग NSEC जो नेशनल ओलंपियाड है वो भी कवर अप हो जाता है। और इसके अलावा आपके जो KVPY का एग्जाम है वो भी कवर अप है। तो जेई मेन इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम। जेई की तैयारी करो, एवरीथिंग इज वेल कवर्ड। ओके सर आई हैव अ डाउट सर, लेक्चर नोट्स का रिवाइज करने चाहिए? नहीं, हाँ बोलो बोलो। इवनिंग सर, लेक्चर नोट्स कब रिवाइज करने चाहिए? मैंने बताया था अभी ये क्वेश्चन, आपका हर 21 दिन पर टेस्ट होता है, तो टेस्ट में 4-5 चैप्टर आते हैं जो टेस्ट में वो एक रीजन प्रोवाइड करते हैं आपको कि भाई आप रिवीजन करो, उस शेड्यूल के साथ रिवीजन करोगे। एक्सरसाइज करने के बाद नहीं, अगर थ्योरी पढ़ रहे हो सुबह में और उससे संबंधित होमवर्क मिला है तो फिर तो क्यों रिवीजन करना, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करो। और कहीं अटकते हो तो वापस अपने नोट्स देखो, क्योंकि नोट्स बना रहे हो आप। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जस्ट रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ ही रहे हो ना। जिस चैप्टर की थ्योरी पढ़ रहे हो, जनरली वो चैप्टर या उससे जस्ट प्रीवियस चैप्टर, उस सब के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप तो ताजे टच में हो, तो बार बार उसकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और नोट्स बना रहे हैं तो आप अपने नोट्स रेफर करें अगर कहीं डाउट आता है तो। ओके सर। सर हेलो सर। हाँ बोलो। सर फॉर रिवीजन सर हमें क्या डेली रिवीजन करना चाहिए या सर टेस्ट से पहले रिवीजन? फॉर 11th के रिवीजन के लिए हमें क्या डेली करना चाहिए कुछ चैप्टर्स, या सर टेस्ट से पहले जो भी हम रिवीजन करते हैं उससे ही हो जाएगा? टेस्ट से पहले रिवीजन करना चाहिए, इतना टाइम नहीं मिल पाएगा आपको। टेस्ट से पहले जो टेस्ट पे जो चैप्टर आ रहे हैं उनका रिवीजन बढ़िया से करो। इस तरीके से आप करोगे तो 11th भी आपका एक चैप्टर 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा, एंड दैट इज सफिशिएंट अलोंग विद द 12th। तो सर रिवीजन हम कैसे करें सर? मैं अभी तो सर आई रिवाइज थ्रू नोट्स,
but sir, should we also do some of the star marked questions of sheet? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चैप्टर आपके टेस्ट में आ रहा है तो रिवीजन का मतलब होता है कि पहले एक बार उसकी 1-1.5 घंटा थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी रिवाइज हो गई, फॉर्मूले एक बार पेपर पर लिख लिए रफ कॉपी में, और उसके बाद डीपीपीक्यू के रैंडमली कुछ क्वेश्चन उठा लिए, और किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने के लिए 3 घंटे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके सर, थैंक्स। सर मेरा डाउट ये था कि हाँ बोलो। सर मेरा हाँ बोलो बोलो। सर मेरा नाम राहुल है। सर मेरा 11th का काफी सिलेबस छूट हुआ था, तो उसके लिए सर मैंने अभी डेली 12 to 13 आवर्स का स्टडी एवरेज रखा है। तो सर सारी थ्योरी पढ़ने के बाद एक वीक के एंड में मैं काफी कुछ भूल जा रहा हूँ सर, तो वो रिटेंशन बढ़ाने के लिए क्या करूँ? जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा उतना रिटेंशन होगा। रिटेंशन की कोई दवाई नहीं आती, कोई कैप्सूल नहीं आता कि खाया और रिटेंशन बढ़ गया, ये इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करेगा। तो इसका कोई रेडीमेड कोई मेरे पास आंसर नहीं है। ये तो आप इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ, मन से पढ़ाई करो तो धीरे धीरे चीजें हो जाती है। इसका कोई डायरेक्ट आंसर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। सर गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर। डीप सर आई एम सर मैं कई बच्चे एक साथ बोल रहे हैं, कोई एक बोलो प्लीज। हाँ बोलो। सर मैं सर आई एम Saptarshi from Profit 3 sir. Can you please tell me how to be consistent, because my studies are not going consistent. Some days I study for 12 hours, so some days I study for 8 hours, some days 6 hours. I mean, it is not going that every day 10 hours or every day 12 hours, but it means it is varying from every day, from day to day. It's not at all consistent. So sir, how can I improve it? So the days you are studying less, say 7 hours or 8 hours or even less, what are you doing? You are wasting time on 3-4 hours. Are you playing games? PUBG? No sir, I don't play games, but somehow the time gets wasted. I can't understand but somehow the time gets wasted. No. There is nothing somehow. There is something which is making this somehow. What is that something? I want to know. Sir, sometimes there are some school classes I have to attend. That is 4 hours of school classes I have to attend that is, and as a result the 4 hours are getting wasted. And like this, some days I am in the like the Sunday I don't have tuition. That day I try to study whole 10 to 12 hours, but I want to make 10 to 12 hours every day, but I can't make it anyhow. From class 11 I'm trying to do it. See, one more thing I want to tell all the students जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं स्कूल की, वो इंग्लिश और अपना फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर्स जो भी है उनका, वो कोशिश करें कि क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसी में निपटाएं और बात के लिए ना छोड़ें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती या somehow they will manage not to attend the classes, जिन्हें हम कई बार बच्चे बोलते हैं कि डमी क्लासेस ये वो, तो उनको बाद में पढ़ना पड़ेगा, उनको टाइम निकालना पड़ेगा। बट जो बच्चे क्लासेस पढ़ रहे हैं अपनी स्कूल में, वो इंश्योर करें कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, और इंग्लिश की क्लास चल रही है तो उसी में समझने की कोशिश करें और कंप्लीट करें। फिजिकल एजुकेशन चल रहा है या मान लो कंप्यूटर भी चल रहा है तो उसी को पढ़ें। अब बात आई आपके क्वेश्चन पर, यू आस्क दैट योर शेड्यूल इज नॉट परफेक्ट, देन आई वुड से दैट फॉर 1 week. For 1 week, you write down on a paper that what time you are waking up, what time you are taking the breakfast, what time you have been studying in the morning, thereafter the lunch, then sleep or some rest, thereafter classes, studying inside, and what time you are sleeping. If you count number of study hours, you will find that these number of study hours are not crossing 4 hours or 4.5 hours. Sometimes students say, no sir, I am studying the whole day. I am studying some 8-10 hours daily. No, you are not studying. Most of the students do not study 8 to 10 hours. They study 3 hours, 4 hours. That's why their backlog is there. That's why their 11th class is lagging. That's why their DPP sheet are not complete. And that's why they have the most of the problems. So once you start studying in the disciplined manner, problem will be solved. So through you, I have conveyed this message to most of the students out here that they feel that they are studying for so long, but they are not studying. Their study hours are not more than 4 and 5 hours. I have told you one thumb rule. This is thumb rule everybody has to follow. The day you have class from competition, you have to study 6 to 7 hours apart from the classes.
The day you do not have the classes from the competition, you have to study 10 hours plus. 10 hours plus. 7 hours every day you have to sleep also. 6 to 7 hours you should sleep. Sometimes students ये बोलते हैं कि सर मैं 3 घंटे सोता हूँ, 4 ही घंटे सोता हूँ. Unnecessarily you are decreasing your immunity and you are decreasing your brain activity. भाई दिमाग को भी आराम चाहिए. 7 घंटे 6.5 घंटे सोएं, बाकी का टाइम वेस्ट ना करें. Lunch should be finished in half an hour, dinner should be finished in half an hour, and that's it. Rest of the time should be dedicated for your studies. इस तरह का शेड्यूल बनाएं, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव शेड्यूल बनाएं, देखना आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, मन भी अच्छा होगा, and you will feel healthy to study even in a better manner. सर मेरा एक डाउट और है, जैसे घर में रहते हैं हम पूरे दिन, अब लॉकडाउन लगा हुआ है तो ऐसे बोर्ड हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो मेंटली एक्टिव कैसे करें, मतलब अपने आप को ऐसे कुछ आइडिया? जेईई की तैयारी करते समय बोर वाला जो शब्द है ना, ये अपनी डिक्शनरी से निकाल दो भाई. और पिछले 1 महीने से घर में बंद हूँ. यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है जयपुर में. जयपुर क्या, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री अभी लॉकडाउन ही चल रहा है. 1 महीने से मैं मुश्किल से 3 दिन में एक बार सब्जी लेने के लिए बाहर जाता हूँ. मेरे घर के सामने ही मैं नहीं जाता. नहीं सर, कुछ घर में ही ऐसा हो जिससे हम मेंटली एक्टिव हो. तो ये बोर होने वाला, मेरे ख्याल से जब डीपीपी का प्रेशर, सीट का प्रेशर, क्लास का पढ़ना है, टाइम है तुम्हारे पास बोर होने का? नो, आई डोंट थिंक यू हैव द टाइम टू गेट बोर. तो दिस इज नॉट ए वैलिड क्वेश्चन. बोर वाला कोई पॉइंट मुझसे ना पूछा जाए. बोर वाले जो बच्चे हैं वो थोड़े रिलेटिवली वीक हैं मेंटली. वीक का मतलब ये हुआ कि अभी वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए मेंटली स्ट्रॉन्ग तो वो क्वालिफाई करते हैं. अरे कौन लड़ रहा है? अरे 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 अरे, माइक बंद करो पीछे अपना. सर मेरा एक डाउट था. आर यू लिसनिंग सर? सर जैसे मैंने 11th के सर सारे टॉपिक्स जो बेसिक और मॉडरेट लेवल के होते हैं वो सर सारे क्लियर हैं, और अगर हमको मतलब डीपली कोई चैप्टर पढ़ना हो जिससे कि मेरा 12th और इजी हो जाए, आई मीन मतलब एडवांस लेवल तक के लिए, तो 11th के जो चैप्टर्स मुझे सर एडवांस लेवल तक के आने चाहिए, तो वो कुछ चैप्टर्स आप बता सकते हैं जो? तुम्हें सब कुछ तो दे दिया है यार. देखो प्रवीण प्रखर के बच्चों को सब कुछ दिया हुआ है. यूट्यूब पर सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं और डीपीपी शीट आपको पूरी दे दी है. नाउ कोई भी चैप्टर आपका वीक है, थर्मो है, आयनिक है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, वीक है, तो आप उसे पढ़ो और उसके बाद डीपीपी शीट सॉल्व करो. मेरे ख्याल से इट विल बी एज स्ट्रांग एज योर 12th क्लास चैप्टर. सर हाँ बोलें. सर मेरा एक डाउट था कि सर अगर इस बार 75% क्राइटेरिया हटा दिया जाता है तो मैं अगले, और मेरा इस बार बोर्ड में 75% नहीं आते हैं, तो मैं अगले साल अगर जेईई दूं ड्रॉप लेके, तब मेरे को नहीं एडमिशन मिलेगा क्या? देखो यार, ये तो उस बात के उसके पे पता पड़ेगा कि रूल्स क्या हैं. बट अगर कोई बच्चा पहले ही 6 महीने 8 महीने एग्जाम से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले कह रहा है कि मैं 75% नहीं ला पाया, तो इसका मतलब कैसे जेईई की प्रिपरेशन चल रही है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इजीली सिक्योर 80+% मार्क्स इन देयर बोर्ड एग्जाम. इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ पीसीएम का आप अपनी एक्सरसाइज भी सॉल्व करो साथ के साथ में. और एंड इंग्लिश हिंदी है, स्टेट बोर्ड में जनरली हिंदी सर होती मैं है. आईएससी बोर्ड से हूँ, तो सर इंग्लिश और कंप्यूटर, इंग्लिश का थोड़ा प्रेशर है. हम भी आईएससी बोर्ड से, वो भैया, बहुत हाँ, उसकी बर्डन पढ़ाई है करनी है, उसकी भी पढ़ाई करनी है आपको. एंड यू हैव टू इंश्योर दैट यू गेट 75% मार्क्स एवरी टाइम. यू विल नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर और कि 75 का बार ना रहे. ये अभी नहीं सोचना चाहिए. ये तो इमरजेंसी में है, किसी को फायदा मिल गया और कुछ बच्चों को फायदा मिल गया, जरूरी नहीं आपको मिलता है. तो यू शुड नॉट. तो सर मेरे को एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए कि अपने स्कूल के बुक से पढ़ना चाहिए? आईएससी के अपने नूतन स्कूल बुक की का बुक से नाम पढ़ो, बट साथ में एनसीईआरटी पढ़ो. बट सिलेबस वाइज आई डोंट थिंक देयर इज मच डिफरेंस. अगर राउल्ट्स लॉ पढ़ना है तो राउल्ट्स लॉ क्या आईसीएसई में अलग होता है क्या? इट विल बी मोर और लेस. चैप्टर का सीक्वेंस में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट कंटेंट विल नॉट बी डिफरेंट. सो दिस इज नॉट ए सो वैलिड पॉइंट. स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं, जो यूपी बोर्ड की बुक्स हैं, मान लो, या राजस्थान बोर्ड है, या बिहार बोर्ड है, या आंध्रा बोर्ड है, या फिर सीबीएसई है, या आईसीएसई है. चैप्टर्स का कंटेंट मोर और लेस सिमिलर है, सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है. तो आप चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ो, चाहो अपने स्टेट बोर्ड की पढ़ो, इट इज ऑल राइट. बट एनसीईआरटी इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि एनटीए बॉडी जो है वो एनसीईआरटी को रेफरेंस बना करके डायरेक्ट उसकी लैंग्वेज से जेईई मेन के पेपर में क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. सो दैट वे एनसीईआरटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्टेट बोर्ड बुक्स. ओके सर. सर आई हैव अ क्वेश्चन. हाँ बोलो.
सर जैसे मुझे अपना स्टडी यार बढ़ाना है सर, जैसे कुछ कुछ दिन तो नॉर्मल स्टडीज हो जाती हैं मतलब अप टू मार्क, लेकिन कुछ कुछ दिन डेली 3 क्लासेस कर लेते हैं तो वही बहुत बड़ी अचीवमेंट लगने लगती है, फिर सेल्फ स्टडी करने का मन ही नहीं करता है। मैं इतना ही कहूंगा, मैं थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत वाली बातें थोड़ी कम कर पाता हूँ। मैं इतना ही कहूंगा, यू आर फार फ्रॉम जेई। अगर इस तरह के एटीट्यूड के साथ चल रहा है कि 3 क्लासेस करनी भारी पड़ती हैं, तो शायद अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर है, ये हमारे यहाँ कहावत है हमारे गांव में, दिल्ली दूर है मतलब टारगेट दूर है। तो बेटा टारगेट दूर है अभी इसको, और ऐसे बातों से, मीठी मीठी प्यारी प्यारी खूबसूरत बातों से ये टारगेट पास नहीं आता। पढ़ के खून जला के मतलब ये नहीं कि आग लगा खून जला रहा है, मतलब दिन रात एक करके मेहनत करके तब बच्चे IITian बनते हैं। और जो IITian बनता है, जो अच्छी NIT में जाता है, उसे उसकी वैल्यू पता भी होती है। आज से अभी से मन पक्का करो, जो मैंने थंब रूल बताया है नंबर ऑफ स्टडी आवर्स का, कि भाई 11-12 घंटे 12-13 घंटे पढ़ना ही है जिस दिन क्लास है, और जिस दिन क्लास नहीं है 10 घंटे प्लस पढ़ना ही है। उसको एक थंब रूल बनाओ और अभी से इसको फॉलो करो। स्टिल इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। यू आर इन द रेस ऑफ जेई वेरी वेल। अभी तुम पूरा कर सकते हो। डू इट नाउ। मेरा नाम सचिन है। सर मैं एक मिनट कोई गर्ल स्टूडेंट होंगे तो वो भी अपना डाउट पूछे, कई बार नहीं पूछते हैं। यू कैन आस्क। यस सर, दिस इज कृति सर। हाँ, मुझे बोलो। ये पूछना था कि हम लोग शीट्स जब बना लेते हैं और डीपी बना लेते हैं तो उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग का थोड़ा लिमिट हो जाता है कि इतने शीट में इतने क्वेश्चन हम लोग को बना लिए, उसी को बार बार रिवाइज करते हैं। लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं और डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं तो कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो वो क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए हम लोग कोई और बुक का मतलब रेफरेंस ले ना। सुनो क्वेश्चन डिफरेंट तो इसलिए आते हैं क्योंकि जेई में क्वेश्चंस कोई ऐसा थोड़ी है कि बुक बता दी है कि एनसीईआरटी की बुक है इसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे। पर्टिकुलरली इन जेई एडवांस्ड। जेई एडवांस में क्वेश्चन का पैटर्न भी अलग होता है, लैंग्वेज अलग होती है, थोड़ा फ्रेम अलग तरीके से करते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होता है जेई मेन भी और जेई एडवांस्ड भी। इसी तरीके से आपके जो टेस्ट होते हैं कॉम्पिटिशन में वो भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं कि बच्चे को ऐसा ना लगे ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला तो शीट में था, ये वाला क्वेश्चन ये तो डीपी में था। ये बोर्ड में होता है। ये आपकी 12वीं क्लास का जब एग्जाम लिखोगे आप केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, पिछले 10 साल के पेपर भी पढ़ लोगे ना तो भी आपके 70-75% मार्क्स तो आ जाते हैं। जेई में नहीं आते। तो जेई का पेपर की तरह ये पेपर है, तो थोड़ा सा आपको अपने लिए टफ होना होगा। डीपी शीट प्रॉपर्ली सॉल्व करो अंडरस्टैंडिंग के साथ, अंडरस्टैंडिंग मतलब लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ में, और एक्सरसाइज 1, 2, 3 पूरी सॉल्व करो। आपकी बातों से मुझे एक फीलिंग आ रही है probably you have not done the exercise 1, 2, 3 completely, is it? नो सर, किया है। जैसे अभी लिक्विड सॉल्यूशन का था उसका कर लिया है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि कॉन्फिडेंस आएगा। लगे रहो। कॉन्फिडेंस ऐसा रातों रात नहीं आता, लगे रहें। और ऐसा बहुत हाई कॉन्फिडेंस तो टॉपर का भी नहीं होता। जेई में जिसकी टॉप रैंक आती है, ये जेई की तैयारी है, इसमें लो भी फील करोगे, हाई भी फील करोगे, कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होगी। यही लड़ाई करते करते जेई से लड़ते मरते खपते यू विल गेट सिलेक्टेड इन IIT जेई, यू विल गेट गुड NIT, यू विल गेट IIT। कोई बच्चा ऐसा फील नहीं करता कि मैं हमेशा विनर हूँ। ये तो सलमान खान की मूवी थोड़ी है जो बगैर एक भूसा खाए वो 20, 25, 50 को निपटा देता है। ये तो फिर भी सलमान खान है। साउथ इंडियंस वालों को देखो, वो तो कितनों को मारते हैं, पैर भी अगर जमीन पर मार दे तो 5-7 स्कॉर्पियो हो जाती है उनकी। तो ये कोई ऐसा थोड़ी है, ये तो सिर्फ सिनेमा है। तैयारी करते समय जिंदगी आप लो भी फील करोगे, खराब भी महसूस होगा, इरिटेशन भी होगी, बट ये सब तैयारी के चलते चलते यू विल गेट सेलेक्ट इन जेई। तो यही करना होगा आपको। कोई बुक लेना चाहिए सर, और कोई बुक नहीं करनी चाहिए। यू शुड डू एक्सरसाइज 1, 2, 3 NCERT। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा करने का टाइम बच्चों का होता भी नहीं। यस सर, थैंक यू सर। दिस इज सर क्वेश्चंस होते हैं सर जो जिसमें मल्टी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि सर हम जैसे इंजीनियर बनने वाले हैं तो हमें ये पता है कि हम पे 2 सिचुएशन है, हमें उनको एक सिचुएशन में कैसे करना है। तो यही हमें क्वेश्चन सिखाते हैं कि मल्टी कॉन्सेप्ट्स को एक क्वेश्चन में कैसे लगाएं। तो सर उसमें ट्रायल एरर भी लगाते हैं कि ये अच्छा ये कर लिया, ये गलत हो गया, ये कर लिया, ये गलत हो गया। तो सर उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए हम और क्वेश्चंस करते हैं। तो सर उसमें ऐसे लगता है कि मतलब हो पाएंगे भी नहीं हो पाएंगे आगे क्वेश्चन जो नए बनते हैं। तो इसमें ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? ये तो आप प्रैक्टिस ही आएगा। आपके टेस्ट देते रहोगे, टेस्ट का टेम्परामेंट धीरे धीरे इंप्रूव होगा। जैसे पर्टिकुलरली जेई एडवांस की बात करूं मैं, तो जेई एडवांस के एग्जाम में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है मोर देन वन करेक्ट। मोर देन वन करेक्ट में अगर मान लो ABC आंसर है और आपने D मार्क कर दिया है तो वो -2 मिल जाएंगे आपको।
बट पार्शियल मार्किंग आ रही है। पिछले कुछ सालों से जेई एडवांस ने पार्शियल मार्किंग डाली है, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली टफ माने जाते हैं। तो इसमें ये तरीका है कि अगर आपको 4 ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको और आपको आ रहे हैं, तो बस 2 ही अटेम्प्ट करो, बाकी 2 छोड़ दो, एटलीस्ट यू विल गेट 2 मार्क्स। अगर ABC आंसर था तो अगर A किया आपने तो 1 नंबर मिलेगा, B किया, A और B दोनों कर दिए तो 2 नंबर मिलेंगे, ABC कर दिया आपने तो 4 नंबर मिलेंगे, और D भी कर दिया तो -2 मिलेंगे। तो ऐसे में ब्लफ नहीं करना चाहिए, नॉट एट ऑल। तो ब्लफ करना बंद कर दें, और जितने मार्क्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे मार्क्स आपके इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे बेस्ड ऑन नॉलेज। और खासकर जेई एडवांस में ये जो मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जेई एडवांस तो उन्हीं के लिए बढ़िया है जिनको कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर हैं, डीप डेप्थ में अच्छे से पढ़ते हैं लेक्चर्स को और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस मुश्किल हैं। हाँ, जेई मेन में ये प्रॉब्लम नहीं आती। जेई मेन में क्वेश्चंस का लेवल रिलेटिवली आसान होता है और करेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं या न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कंटिन्यू करें अपनी पढ़ाई इसी तरीके से, डीपीपी शीट पूरी सॉल्व करें। इसी प्रोसेस के दौरान आपकी एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी और अंडरस्टैंडिंग सब बढ़ती चली जाती है। सर जितना सॉल्यूशन आप पहले महीने जो पढ़ते हो तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, दूसरे तीसरे महीने में फिर बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है, प्रोवाइडेड वो थंब रूल फॉलो कर रहे हो 12-13 घंटे पढ़ने वाला। सर जितना सॉल्यूशन कम देखें उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन सर एक पॉइंट पे लगता है कि देख लो, फिर लगता है नहीं देखो, तो सर उस पॉइंट पे क्या लेने डिसीजन? हाँ, इस पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा सभी बच्चों के लिए कि जब आप डीपीपी सॉल्व करते हो, मान लो 20 क्वेश्चंस हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन किया हो गया, दूसरा हुआ हो गया, तीसरा नहीं हुआ तो बस जब ही सॉल्यूशन देख लो, नहीं देखना चाहिए। आपको पूरी पहले अपनी नोटबुक में एक बार सॉल्व करनी चाहिए, और उसमें पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नहीं हुआ, 2 बार किया नहीं हुआ, छोड़ दिया, मार्क कर लिया उसको। चौथा हो गया, 5वां हो गया, छठा नहीं हुआ, फिर मार्क कर लिया, 7वां नहीं हुआ, मार्क कर लिया। मान लो आपके 20 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस आपने कर लिए और 5 क्वेश्चन में डाउट है। कंप्लीट होने के बाद आपको फिर 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने चाहिए और फिर इनको एक बार फिर दोबारा सॉल्व करके अपनी कॉपी में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली बार में क्वेश्चन को देख लिया और सॉल्यूशन कर लिया, नॉट लाइक दैट। सर दिस इज साहिल। सर आई हैव डाउट सर, जैसे मैं आपके लेक्चर सभी मुझे इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इक्वल्स बहुत। तो सर अगर मैं लेक्चर आपके देखता हूँ तो शीट सोल्व करता हूँ, मेरे से सभी क्वेश्चन बन जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है। तो एक्सरसाइज 1, 2, 3 PYQs भी मेरे से अटेम्प्ट में हो जाते हैं। तो सर 11th का भी करता हूँ साथ साथ। तो सर NCERT पढ़ना बहुत ज्यादा मस्ट है कि मैं छोड़ सकता हूँ? क्योंकि मुझे जब आपके लेक्चर्स देखता हूँ ना तो फिर मुझे सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो फिर भी मुझे NCERT पढ़नी चाहिए? बिल्कुल पढ़नी चाहिए, पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि AL के सर ने मान लो कोई चैप्टर पढ़ाया है तो AL के सर इतने बड़े ज्ञानी नहीं है या इतने बड़े वो नहीं है कि वो एक एक शब्द कॉपी में लिखवा दे। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट आ रहा है जेईई मेन में, पर्टिकुलरली 2019, 2020, 2021 में इन्होंने ये प्रूव किया है कि इवन फैक्चुअल या डेटा बेस्ड या कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी इन्होंने पूछे हैं, और वो हर बात हम नहीं बता पाते। क्लास में हम जब पढ़ाते हैं तो हम लॉजिकल चीजें जितनी होती हैं मैक्सिमम सब कवर कर देते हैं, उसमें कुछ नहीं बचता, बट कुछ फैक्चुअल चीजें जितनी होती हैं जो हमसे मिस हो जाती हैं, सो दैट पॉइंट अगर कोई बचता है तो वो आपको NCERT से पढ़ के उस कॉपी में वापस लिखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई यू शुड रीड NCERT। यस सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब करने चाहिए? आराम से बोलो, अभी टाइम है, बोलो बेटा। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब करने चाहिए? मतलब एक चैप्टर हो गया तो उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए या फिर वैसे तो बच्चों आपको होमवर्क मिलता है, रेगुलर बेसिस पे होमवर्क मिलता है, उसके हिसाब से करते हो, बट कुछ बच्चे अपने हिसाब से होमवर्क करते हैं, जितना पढ़ लिया उतना कर लिया। बट मेरा मानना ये है कि एक्सरसाइज 1 और 2 पहले आप फिनिश कर लो ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। फिर जब एक्सरसाइज 3 है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड के, उनको तब सॉल्व करो और तब एक फीलिंग भी आएगी कि हाँ यार 10 में से मेरे से 8 हो गए, 10 में से 7 हो गए, इसका मतलब आई एम गोइंग ओके, आई एम गोइंग गुड, सो दैट वे यू विल हैव द टेस्टिंग आल्सो। सर क्या उससे अलग भी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करने की जरूरत है या फिर एक्सरसाइज 3 से? नॉट नाउ, वो बाद में आपको जब 2 या 3 या 4 अटेम्प्ट मिलेंगे तो लॉट ऑफ थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी डन। उस समय क्या करोगे? उस समय ये सब काम किए जाते हैं कि पिछले 30 साल क्वेश्चन, 35 साल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें, बट नॉट नाउ। ओके, थैंक यू सर।
सर सर मैं 11th में सर कहीं नहीं गया था, तो सर अभी तो 12th में मैंने कंपटीशन ज्वाइन किया सर। फिर अभी तो तैयारी चल रही है सर, सारा काम हो रहा है, लेक्चर भी देख ले रहा हूँ और नोट्स भी बन जा रहे हैं, क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, पर सर टेस्ट में ना फिर नंबर नहीं आ रहे हैं अभी सर। तो कहीं ना कहीं नंबर कम अगर आते हैं बच्चों के, तो इसका मतलब उनको आपको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम हो पा रही है, तो थोड़ा बेस आपका थोड़ा वीक है। तो इसमें नंबर ऑफ स्टडी आवर्स आपको रखने पड़ेंगे। अगर आप नंबर ऑफ स्टडी आवर्स 12-13 घंटे रख रहे हो तो झक मार करके ये सब चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी और फिर नंबर भी आने शुरू हो जाएंगे। आप आर यू श्योर दैट यू आर स्टडीइंग 12-13 आवर्स डेली? सर अभी तो 10 आवर्स ही कर रहा हूँ सर, पूरा रिकॉर्ड करके 10 आवर्स ही हो रहा है। हाँ, तो धीरे धीरे बढ़ाओ इसको। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई 4-5 घंटे पढ़ रहा हो तो 7 घंटे एक दिन में पहुंच जाए, 4 घंटे से 5 घंटे पाओ, 5 से 5:30 6 पे पहुंचो, 5:30 से 7 पे पहुंचो, तो एक हफ्ता लगता है। तो नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ाओ, डीपीपी शीट पूरी सॉल्व करो, मेरे ख्याल से धीरे धीरे ये इम्प्रूव हो जाएगा। लास्ट 4-5 मिनट, हाँ आखिरी के 4-5 मिनट हैं, आप डाउट पूछिए। सर मेरा नाम अश्वित है सर। सर दिस इज लक्ष्य। हाँ बोलो। हेलो सर, मेरा नाम अश्वित है सर। हाँ सर, मेरा ये डाउट था सर कि मैंने 11th क्लास में सर बहुत मक्कारी की थी पढ़ाई में सर। 11th के जो थर्मोडायनेमिक्स या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सारे चैप्टर्स मैंने बहुत ठीक से नहीं पढ़े थे, कॉन्फिडेंस से नहीं पढ़े थे। तो सर उसमें गेन लाने के लिए, उसमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए उसमें क्या करना चाहिए? दोबारा लेक्चर देखूं या फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करूं? नहीं, लेक्चर देखने पड़ेंगे। अगर तुमने कैजुअली अगर पढ़ा है तो फिर नहीं हो पाएगा। बैकग्राउंड पर डिस्टरबेंस कम कीजिए। तो आप YouTube से लेक्चर देखो और बहुत डेप्थ में मत देखो। मैंने इस क्वेश्चन का जवाब शुरुआत में दिया भी था, आप डेप्थ में मत देखो, नॉर्मल सिंपल चीजें हैं वो पढ़ो और एक्सरसाइज 1 ही सॉल्व करो बस। और डीपीपी शीट आपको प्रोवाइड करें 11th क्लास, दैट वे यू कैन डू इट। सर जो कंपटीशन में बुक मिल रहा है सर, तो ये किसी का माइक, सभी बच्चे माइक ऑफ करें अपना। सर माइक ऑफ करने सभी। सर हाँ बोलो। मैंने 11th में एक्सरसाइज 1 पूरी की थी और लेक्चर्स मेरे पूरे ले रखे हैं, बट सर मेरे मतलब मार्क्स 11th में भी कम आ रहे थे, तो क्या करना? देखो, मार्क्स बढ़ाने का तरीका मैंने अभी बताया सभी बच्चों को। 12-13 घंटे पढ़ाई शुरू करो, एक्सरसाइज 1, 2, 3 बिल्कुल डिलिजेंटली सॉल्व करो और उसमें कोई मक्कारी नहीं, उसमें कोई लापरवाही मत करो। धीरे धीरे नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। नंबर बढ़ने का खतरा नहीं है कि हम नंबर एकदम से बढ़ जाएं। नंबर ऑफ स्टडी आवर्स रखो और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, एकदम रातों रात इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। सर मेरा नाम लक्ष्य है। हाँ बोलो। सर मेरा डाउट ये है कि मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। मतलब केमिस्ट्री पढ़ने में मुझे सर कभी क्यूरियोसिटी आती नहीं। जैसे फिजिक्स और मैथ्स का लेक्चर देख रहे हो तो उसमें लगता है कि हाँ अब आगे क्या होने वाला है, आगे का कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है ये कॉन्सेप्ट पढ़ने में। लेकिन सर केमिस्ट्री में मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 घंटे का लेक्चर है, बस खत्म हो जाएगा इस तरह, कैसे ना कैसे खत्म हो जाए। तो सर कभी क्यूरियोसिटी पढ़ने में आती ही नहीं केमिस्ट्री में। तो सर इसका क्या मतलब, इस पे टिप्स दो आप कुछ। यार और कितना इंटरेस्टिंग कोई टीचर पढ़ाए। मतलब आई वाज क्वाइट फेमस इन माय प्रीवियस कोचिंग इंस्टीट्यूट, सो मेनी इंस्टीट्यूट्स आई हैव टॉट फॉर सो मेनी इयर्स। ये स्टूडेंट्स बोलते थे सर बस मजा आ गया, ये वो। या तो पूरी कहानी सुन लो, फिर क्या करें, फिर बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये भी एक काइंड ऑफ एक्सक्यूज ही है कि मेरे को इंटरेस्ट थोड़ा कम आता है। किसी किसी बच्चे का होता है कि फिजिक्स मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, केमिस्ट्री में थोड़ा कम होता है, तो इस कारण से नंबर भी कम आते हैं उनके। बट फिर भी इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि कम से कम आपके एक डिसेंट नंबर तो इसमें आए, वरना आपका सिलेक्शन या आपकी रैंक जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। तो अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो एक पेपर पर लिख लो, केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा तो माय रैंक विल नॉट बी देयर और आई मे बी नॉट बी सिलेक्टेड। इसे देखने के बाद हो सकता है डर लगे और केमिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए। हेलो सर। बोलो। जैसे अपन हमने ये वाला बैच बहुत लेट ज्वाइन किया है, तो वो सर अफेक्ट करेगा हमारी स्टडीज के लिए? नहीं, इतना ज्यादा अफेक्ट। कितने दिन लेट ज्वाइन किया है? 1 महीना लेट ज्वाइन किया है। मैं करीब LM में मैंने ना एडमिशन लिया था, तो लॉकडाउन हो गया। वैसे तो मैंने 11th क्लास कंपटीशन भी पढ़ी थी,
ऑफलाइन करके देखते हैं। तो फिर वापस लॉकडाउन हो गया, फिर मैंने वापस कंपटीशन ज्वाइन कर लिया। ये वाला बैच बहुत लेट हो गया प्रकर थर्ड में। तो सर ये अफेक्ट करेगा पढ़ाई को क्या? अब अफेक्ट तो करेगा, लेट ज्वाइन किया तो कुछ तो अफेक्ट करेगा ही, बट फिर भी जो लॉसेस हुए हैं उनको भूलो, अब जो चैप्टर चल रहे हैं उनको पढ़ो, और जो तुमने एलन में एडमिशन लिया था वहां भी कुछ तो पढ़ाई हुई होगी, तो उसको भी यूज में लो, और बस पढ़ते जाओ, पुराना छोड़ो, अभी पढ़ते जाओ जितना भी टाइम है। अब ये मत सोचो कि जो निकल गया उसको सोचते हुए आगे की चीजें बेकार मत करो, पूरी मेहनत करो, और मेरे ख्याल से टाइम आएगा पुरानी चीजें भी कवर अप हो जाएंगी। बहुत सारा समय होता है, 4 ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप पहले अटेम्प्ट में मान लो पूरी चीजें नहीं भी लिख पाए तो सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट तक आते आते लगभग बच्चे काफी सिलेबस पूरा कर लेते हैं, तो यू कैन ऑल डू इट। सो टाइम इज नियरली कंप्लीटिंग। मैं एक हेलो सर। हाँ बोलो सर 11th क्लास में जिस कोचिंग में मैं था सर, वहाँ पे दो चैप्टर्स आपने जो 11th में कंपटीशन में पढ़ाए ना, हाइड्रोजन इक्विवेलेंट कंसेप्ट एंड टाइट्रेशन, हाँ वो सर 11th में नहीं थे, तो वो सर कोई नीड है क्या उनको पढ़ने की अब? हाँ, हाइड्रोजन तो तुम बाद में ही पढ़ सकते हो। जब मैंने कहा ना 11th क्लास का एस ब्लॉक और बोरॉन कार्बन फैमिली आपको 11th वाला अगर रह गया है तो मत पढ़ो अभी, इसको जब पढ़ना वो तो है 12th नहीं क्लास सर, की हो जाएगी। एस ब्लॉक पी ब्लॉक तो सर पढ़ रखा है, क्योंकि सर आपने ही पढ़ाया था हमें रेजो में। हाँ तो अच्छा, तो रेजो का ही है क्या, जयपुर का? हाँ मैं सर वहीं का हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तो हाइड्रोजन वाला चैप्टर जो है वो कोई दिक्कत नहीं है, एनसी वो मेरे यूट्यूब से भी जाकर के पढ़ सकते हैं। और सर वो वहाँ पे एक्चुअल में हाइड्रोजन था ही नहीं, कोई चैप्टर ही नहीं था ना 11th में ना 12th में। हाँ तो अभी यूट्यूब पे जाकर के पढ़ सकते हो, हाइड्रोजन का एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। और हाइड्रोजन चैप्टर की बात मैं बताऊं, इसलिए नहीं पढ़ाते, हम रेजोनेंस में भी थे तो हम नहीं पढ़ाते थे, और अभी भी ऐसी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ जी सर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है हम पी ब्लॉक में पढ़ाते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर है हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं, वाटर की प्रॉपर्टीज हैं वो जहां तहां कवर अप हो जाती हैं। आप बताओ क्या बचा? हाँ सर वही, और जैसे कि ऑर्गेनिक में भी कई चैप्टर्स थे जो सर अभी हट गए आपके शेड्यूल में से, तो मुझे वो वापस यूट्यूब से कवर करने पड़ेंगे। कर लो, बट तुम पढ़ोगे तो फिर ऐसा लगेगा अरे ये तो वहां भी आ गया, ये तो वहां भी आ गया, इसलिए ऐसा कंपलसरी नहीं है। फिर भी पढ़ना चाहो तो एनसीईआरटी से पढ़ लो, दिस इज एनफ। ओके ओके थैंक यू सर क्या हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए? हाँ, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने चाहिए, इतना टाइम नहीं है। डीपीपी सॉल्व करो, शीट सॉल्व करो, क्लास अच्छे से पढ़ो, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग रखो। ये शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप प्रॉपर नोट्स जो बना रहे हो उसी में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फैक्ट्स हैं या कुछ फॉर्मूले हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो अक्सर आप भूल जाते हो, तो उन्हें हाईलाइटर यूज करो, हाईलाइटर से उनको मार्क कर लो, या अलग अलग कलर के पेन से लिख लो उन पॉइंट्स को, या अंडरलाइन कर लो, ताकि आप रिवीजन करो तो वो पॉइंट्स आपकी आंखों के सामने से निगाह से निकले वो। बाकी अलग से नोट्स पे नोट्स बनाना इतना टाइम नहीं होता, इतने खूबसूरत नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। अपना टाइम ज्यादातर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, डीपीपी शीट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रखो। जेई एग्जाम में साफ साफ सुंदर सुंदर लिखने नहीं आता, मार्क करने के लिए आते हैं। यू शुड नो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, यू नीड नॉट राइट और प्रेजेंट योर आंसर। हालांकि बोर्ड एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ती है, बट नॉट इन जेई एग्जाम। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। सर डीपीपी को मार्क करके बनाना चाहिए या फिर ऐसे ही चेक कर लेना चाहिए? नहीं, डीपीपी फिजिकल केमिस्ट्री की है तो फिर तो उसकी कॉपी बना करके क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, और इनऑर्गेनिक वगैरह है तो उसके कॉन्सेप्ट्स तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। तो कोई पॉइंट फिर भी ऐसा हो जिसमें कोई डीप कॉन्सेप्ट लग रहा हो इनऑर्गेनिक का डीपीपी में भी, तो उस डीपीपी में ही लिख लो पेंसिल से या पेन से, ये वाला कॉन्सेप्ट है, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ताकि कभी 2 महीने बाद 3 महीने बाद रिविजन करो और वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो या याद ना आए, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो फिर ये सब चीजें तैयारी करनी चाहिए। तो आपको कॉपी में लिखनी चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, आई थिंक दिस कैन बी डन इन द डीपीपी itself. बच्चों टाइम इज अप, ओके सर, वी आर एंडिंग, सो इट वाज अ गुड सेशन, आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ यू। फिर भी कोई पॉइंट होगा तो फिर कभी मिलेंगे कुछ समय के बाद में। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करो मेहनत से। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सर। थैंक यू सर। यू सो मच सर। थैंक यू सर। Oh,